हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, एनसीईआरटी पढ़े बगैर यूपीएससी और बीपीएससी नहीं हो सकता अभी के समय में। इसलिए बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी का अध्ययन करना। अगर आपका बैकग्राउंड या एकेडमी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ना हो या जेएनयू जैसे ना हो, तो ज़रूरी है कम से कम एक बार या दो बार या दो चार बार एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर करें। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर बसा था और ये गुजरात का साइट है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। इस चीज़ के बारे में समझिए पहले। देखिए, धौलावीरा ऑलरेडी जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, जिस चीज़ के लिए ख्याति प्राप्त थी, उससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में अगर आप देखेंगे तो पानी के लिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साइट हैं उन सभी स्थलों में जो धौलावीरा है वो मतलब समझिए कि पानी यानी कि जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिलेगा जो अन्य जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। अगर नगरों की बात कर दिया जाए तो नगर दो भागों में विभाजित हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही आप धौलावीरा का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे नगरों का विभाजन तीन स्थलों में दिखेगा। तीन भागों में बटा हुआ अलग अलग तीन खंडों में आपको दिखेगा। जैसे आप मोहनजोदड़ो अगर मूवी देखने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे प्रवेश द्वार होता है, बहुत बड़ा होता है। उसी तरह से धौलावीरा में भी जो प्रवेश द्वार है बहुत ही बड़ा भव्य तरीके से बनाया गया है और एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे कहा गया कि शायद वो उसका इस्तेमाल लोग सार्वजनिक चीज़ों के लिए करता होगा। तो चलिए हम लोग इसका कुछ अध्ययन कर लेते हैं। नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था। देखिए, साफ पानी, यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के कौन ऐसे स्थल हैं जिससे मतलब पानी यानी कि सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ उत्तम जो प्रणाली थी जल निकास प्रणाली का, वो कहाँ से प्राप्त होता है। आंसर आपका धौलावीरा ही था। और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बहुत ऐसे नगर हैं जो दो भागों में विभक्त है, जैसे ऊपरी टीला, निचली टीला। ऊपरी टीला में रहने वाले जो लोग होते हैं अमीर वर्ग से बिलोंग करते हैं, वणिक वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं। और जो निचला टीला है जो कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बनाया गया था, जिसमें मजदूर, जिसमें सेवक, जिसमें बहुत सारे जो निम्न मतलब जो तबके कह सकते हैं वहाँ पे, जैसे मजदूरी करने वाले, शिल्पकारी करने वाले, हस्तकरघा करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन धौलावीरा की अगर बात कर दिया जाए तो उसका जो नगर था वो तीन भागों में विभक्त था, जो अपवाद स्वरूप आपको मिलेगा। धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। जैसे मोहनजोदड़ो मूवी जब देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा आपको प्रवेश द्वार वहाँ पे दिखेगा। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। जैसे यहाँ पे कि जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पे खुदा हुआ मुहर मिले हैं। कहा जाता है कि शायद वो लकड़ियों पे सजाए जाते होंगे, जो अवशेष आपको बाद में नहीं मिलता। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े लेवल का दिखाई देता है। बड़े यानी कि कह सकते हैं कि अधिकतर साइटों में जितने भी साक्ष्य आपको मिले, पुरातात्विक स्थल जहाँ पे मिले, वो छोटे छोटे मतलब बारीकी में आपको वहाँ पे मिलते हैं मुहरे, लेकिन यहाँ पे एक बड़े मतलब अक्षरों में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको हड़प्पा स्थल मिले हैं। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो कह रहा है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। बहुत बार प्रश्न आपसे बीपीएससी में, यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा हुआ है। जैसे में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है लोथल, तो पूछा जा सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है। तो लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे आप कहेंगे कि लोथल जो है इन वस्तुओं के बनाने के लिए एक बाज़ार कह सकते हैं या एक सेंटर कह सकते हैं, जैसे केंद्र के रूप में देखा जाता है। और यही लोथल से आपको एक बंदरगाह की प्राप्त होती है। बंदरगाह का मतलब होता है, अभी देखेंगे हमारे भारत में बहुत सारे अभी बंदरगाह है। जैसे में जब भी जल से जो व्यापार होता है, वो वहाँ पे जो नाव होती है ठहरती है ताकि कोई भी माल उतारा और चढ़ाया जा सके। और लोथल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। और लोथल से आपको अन्नागार की भी प्राप्ति मतलब मिलती है। इसी लोथल के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो धातुएं बनाने का जो केंद्र है वो लोथल भी यहाँ पे मतलब प्रसिद्ध है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी यानी कि गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। जैसे आप देखते होंगे डाकिया जब कभी आपके यहाँ पत्र लेकर के या मनी ऑर्डर कोई ऐसा लेके जाता है, तो वहाँ पे देखिएगा लाह को लेकर के वो साटा जाता है और उस पर मुहर लगाई जाती है। अगर मानते हैं कि अगर उखड़ा हुआ लगे तो आप समझ जाते हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। अगर उखड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है कि उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोथल का जो बंदरगाह है यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जैसे मैंने इसका जिक्र किया, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, ठीक है। ये बंदरगाह का एक उद्देश्य होता है, बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य होता है, और बंदरगाह का निर्माण भी इसीलिए किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने लोथल को देखा, और लोथल से जो भी इम्पोर्टेंट जो साइट मतलब समझिए कि जो विशेषता है इसकी, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। जैसे आप इस बंदरगाह को देखिए, चारों तरफ आप देख रहे हैं समुद्र ही है, और इसके एकदम नदियों के किनारे ही इसको बनाया गया है। और यहीं पे नावें आकर के ठहरती थी। जैसे किसी को व्यापार करना हो, आयात और निर्यात करना हो, तो यहाँ पे माल उतारा जाता था और चढ़ाया जाता था, और इसी जगह से मार्केट में या बाज़ारों में या शहरों में सामान भेजे जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार यहाँ मनके भी यहाँ मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है। ये गिल्ली मिट्टी है और उसी पे मुहर को दबा करके उस चित्र को उकेरा जाता था। अगर
इस मुद्रांकन के साथ कहीं टूटा हुआ अगर नज़र आए तो ऐसा लगता है कि शायद उस सामान के साथ या उस वस्तु के साथ छेड़छाड़ किया गया है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है, मुहर की जो छाप लगती थी ठप्पा जैसे, उसी को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि उनके सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। कहता है कि पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे मैंने इसका जिक्र भी किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए, जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का जो कारण अगर देखा जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में एक रहस्य बना हुआ है, एक विवाद का विषय बना हुआ है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, उसका अंत है, बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में एक विवाद है, एक मतैक्य कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मतलब सभी इतिहासकारों के बीच में जो एक मत होना चाहिए अभी तक नहीं बन पाया है। बहुत सारे इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए हैं। सभी का अपना अपना एक अलग विचार है, अपना अपना एक अलग मत है। उसी के बारे में कहता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस तरीके से हुआ और जैसे ही हड़प्पा सभ्यता के पतन हो जाता है उसके बाद एक ऐसी सभ्यता पढ़ेंगे जो यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के बीच में जो सभ्यता का जैसे तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे विरोधाभास दिखेगा। खैर आइए आगे की क्लास में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अंत का एक रहस्य जानेंगे। कहता है कि 3900 यानी कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये उस समय की बात थी, 3900 साल पहले। कहता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या है बदलाव? ये जो रहस्य है, इसी रहस्य के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का एक यहाँ पे विचार है, वो दिखेगा आपको। और यहाँ पे कहता है कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ये जो पॉइंट है जो आप पढ़ते हैं, जो शब्द देखते हैं, शब्दों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहता है अचानक। किसी भी सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं होता और किसी भी सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता। किसी भी सभ्यता के उद्भव में बहुत सारे कारण मौजूद होते हैं। उसी तरीके से किसी भी सभ्यता के अंत और पतन में बहुत सारे कारण जो है वो निहित हो जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जिस तरीके से हम लोग इसका अंत देखेंगे, इतिहासकारों के दृष्टिकोण को हम लोग इस पर ज़रूर विचार करेंगे। तो जैसे में आगे देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया कि अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। अभी भी हमारे भारत में जैसे वर्तमान में अगर देखना चाहेंगे तो एक रिपोर्ट आई थी, भारत से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं। देखिए, इतिहास को जब करंट से आप जोड़ के पढ़ेंगे तभी आप मेंस को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। हम भारत के जो लोग हैं, यानी कि लगभग भारत से पलायन करने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन कितने देशों की नागरिकता उन लोगों ने धारण किया? तो ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 120 से कहीं ज़्यादा देशों का नागरिकता भारत के लोगों ने हासिल कर ली। इसके पीछे के कारण को अगर देखा जाए तो बहुत सारा कारण दिखता है। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है या इसका अंत जो है अचानक नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं वो समस्या से घिर गए होंगे। जो नगरीकरण सभ्यता थी और दुनिया का सबसे समकालीन अगर सभ्यताओं में बात किया जाए तो ऐसी सभ्यता और संस्कृति दुनिया के किसी भी इतिहास में और मतलब देशों में देखने को नहीं मिलता है। जहाँ इतना डेवलपमेंट हो, जहाँ पे इतना विकास हो, जहाँ पे समाज इतना उत्कृष्ट हो। समाज की बात करेंगे तो मातृ प्रधान समाज थी। दुनिया का कोई भी समाज अगर मातृ प्रधान समाज हो तो उसका रूप रेखा और स्वरूप बहुत ही खूबसूरत होता है।
वहाँ पे खुशियों के साथ साथ लोगों का विकास, चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो या चाहे आत्मिक विकास हो और जहाँ चाहे शारीरिक विकास हो, वो अधिकतर देखा जाता है। चाहे प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी मातृ प्रधान अगर सभ्यता और संस्कृतियों की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास देखा जा गया है। तो वैसी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं और अचानक ये तो नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता को छोड़ के लोग चले जाते हैं। दिल अगर टूट जाए तो एक चीज़ देखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो बहुत ऐसे लोग थे जो मजबूरी में भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए थे। उनका दिल अलाउड नहीं कर रहा था कि जिनसे मोहब्बत थी इस धरती से, जिनका एक लगाव था, एक भावनात्मक जुड़ाव था इस ज़मीन से, वो कतई और कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरी और टर्म ऑफ कंडीशन इस तरह से बन गया था कि लोगों को भारत की ज़मीन को छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ रुख करना पड़ा। इसी तरीके से आप अपने दिमाग से सोचिए, क्यों लोग हड़प्पा सभ्यता को छोड़ के चले गए। और हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसे तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे जो रहस्य है इसी के बारे में हम लोग तो उजागर करने वाले हैं। अगला देखते हैं कि लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। देखिए, बार बार आपसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, देखिए ऐसे भी लिखा है कि सभ्यता का अंत, संस्कृति का अंत नहीं लिखा है। जो मनुष्य बनाया है, जो मनुष्य निर्माण किया है, जैसे कपड़ों का निर्माण किया, लैपटॉप का निर्माण किया, कंप्यूटर का निर्माण किया, और अपने जीवन में जो साधन जिस चीज़ का उपयोग करता है, जिस चीज़ को बना सकता है, जो बनाया गया, घर बनाया, महल बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, सड़कें बनाई, ये सब क्या है? ये सब तो सभ्यता है। लेकिन हुनर जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर क्रिएटिव है, वो तो आपकी संस्कृति हो जाती है, जिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। इंसान जब तक रहेगा उसके साथ हमेशा वो शुमार रहता है उसके साथ में। और यही वजह है कि यहाँ से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बताइए। तो ये देखिए, कहता है कि दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। शायद हो सकता था वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन पैदा हो गया होगा जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया होगा। जैसे मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली जो है वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। देखिए, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। जैसे पुरातात्विक जब सोर्स का अध्ययन किया गया, जब पुरातत्वविदों ने, जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसके पतन के अनेक कारण हैं। किसी एक पतन पे जाकर के अडिग रहना और ये बताना कि सटीक क्या हो सकता है, यहाँ पे बड़ा मतभेद हो जाता है। और यही वजह है कि एनसीईआरटी में देखिए लिखता है यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा। जैसे अगर माना जाए तो दूसरी जो सभ्यता आती है उसमें आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाला ज़मीन होता है, जंगल का भूभाग हो जाता है। तो यहाँ पे आते आते आपको लगेगा कि नहीं, ये पतन का जो कारण है ये सटीक नहीं बैठता। तो यहाँ भी मतभेद आपको पैदा हो जाता है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे क्या। जैसे आप देखते हैं एक समय था जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे ही यह फला फूला। उस समय में जो राजस्थान का आप क्षेत्र जो देख रहे हैं
जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। वो जो क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। उसका टर्म ऑफ कंडीशन है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कैसे कैसे वो मरुस्थल में बदल जाता है वहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन अगर उस समय की सभ्यता और संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं नज़र आता है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह, इसमें ये भी कहा गया है कि कभी कभी हड़प्पा वासी अपने मवेशियों को चारा के लिए कभी कभी हड़प्पा से भी बाहर चले जाते थे। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे से तीसरे स्थान पे वो लोग जाते रहते थे। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में कहते हैं कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। हाँ, ये ज़रूर है कि बाढ़ का भी कुछ ऐसा प्रकोप आपको देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कुछ नदियाँ सूख गई, लेकिन सारी नदियाँ सूख नहीं गई ऐसा भी प्रमाण है, क्योंकि कुछ नदियों के सूखने का प्रमाण तो है। लेकिन अगर कुछ नदियों के सूखने का प्रमाण है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में इतने स्थल हैं सबके सब लोग छोड़ करके भाग गए होंगे। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। जैसे अगला देखते हैं, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना विचार है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आर्यों के आगमन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे कंकाल भी आपको मिले हैं जिसे ऐसा लगता है कि शायद आर्य जब आए तो यहाँ हड़प्पा वासियों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो गया। क्योंकि हड़प्पा वासी को हम लोग अगर देखेंगे, उनके समाज को देखेंगे तो बहुत ही शांति प्रिय समाज होता है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं। लेकिन आर्यों को हमेशा बर्बर की तरह दिखाया जाता है। आर्यों को एक यायावरी की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि आर्य मध्य एशिया से होकर के चले आ रहे थे, तो बहुत सारे समस्याओं से जूझते हुए वो शायद हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों से उनका मुलाकात हुआ हो और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ हो। और हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय होने के वजह से इनके पास हथियारों की कमी दिखाई देती है, लड़ाकू किस्म के नहीं होते हैं। लेकिन आर्य इसके विपरीत थे। शायद हो सकता है कि वहाँ पे हड़प्पा वासियों का कत्ल किया गया होगा, जिसके वजह से लोग हड़प्पा को छोड़ के ही भाग गए होंगे। ये भी कुछ प्रमाण मिलता है। कहता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। कहता है कि इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो यहाँ तक आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, देखिए आगे की क्लास में हम लोग इसको बहुत डिटेल्स में करेंगे। इस लेवल की जो बात हो रही थी 6 क्लास का आपको NCERT का है, तो 6 क्लास के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही विस्तार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि 10+1-2 में बहुत ही विस्तार तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वो समाप्त होता है और हम इसका विश्लेषण भी इसी तरीके से आपसे बात करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को।